नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, पिछली क्लास देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम अपनी चर्चा को संविधान सभा की बैठकों तक छोड़ के आए थे। आज उसको आगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आगे संविधान सभा में कार्य हुआ, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, उसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई, वो सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, हमने उसके बारे में डिटेल से चर्चा की। उसमें जो नियम समिति बनाई गई थी, किस प्रकार से अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें क्या व्यवस्थाएं हुई, कौन कौन उसमें सदस्य आए, तो उन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। यदि आपने हमारी वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडूना। आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा में कार्य हुए, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, जिसको हम आज भारत का संविधान कहते हैं, इस प्रकार से वो संविधान बना। कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम हुए उस वक्त जिस समय ये संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो आज हम देखते हैं उसके बाद की कहानी। हम बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। इसके बारे में तो संविधान सभा के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। संविधान सभा हमने देखा कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई किस प्रकार से हुई। हमने पहली बैठक के बारे में देखा तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक वो कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अंदर कुल जो सदस्य आए वो कितने आए, 207 सदस्य पहली बैठक में शामिल होते हैं, जिनमें से 9 कौन थी, महिला सदस्य थी। महिला सदस्य थी, 9 महिला सदस्य थी। 207 सदस्य कुल आए। कब आए, तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 के अंदर आई। इसके अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। इसमें अध्यक्ष किनको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किनको चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया। ये जो अध्यक्ष थे कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। कौन थे, संविधान सभा में उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनके अध्यक्ष बनने की घोषणा कौन करता है, तो स्पीकर महोदय। जो वक्ता थे कौन थे, जे बी कृपलानी। तो वक्ता कौन थे, जे बी कृपलानी कौन थे, वक्ता थे। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, 2 व्यक्ति थे। एक थे आंग्ल भारतीय जिनका नाम है फ्रैंक जे स्थोनी, फ्रैंक जे स्थोनी। और एक और कौन थे, एच सी मुखर्जी, मुखर्जी या मुखर्जी या मुखर्जी। कल इनके नाम के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी, किस प्रकार से इनके नाम को लिखते हैं, सही नाम इनका क्या है। तो ये थी प्रथम बैठक। इसके अंदर एक नियम समिति का गठन किया गया। इस दिन क्या किया गया, नियम समिति का गठन किया गया। संविधान सभा में जो नियम किस प्रकार से होंगे उन सभी के बारे में नियम समिति का गठन किया गया। एक 15 सदस्यीय नियम समिति का गठन किया गया, जिसके अंदर अध्यक्ष जो बनाए गए, अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन क्या बनाया गया, नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमने ये भी बात देखी, नियम समिति कौन थी, नियम समिति में एक महिला सदस्य भी थी। एक महिला सदस्य कौन थी, तो जी दुर्गाबाई देशमुख। जी दुर्गाबाई देशमुख इस दिन क्या थी, एक महिला सदस्य जो इस 15 सदस्यीय नियम समिति में शामिल थी। जी दुर्गाबाई देशमुख का जो बैकग्राउंड है तो क्या है, ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की क्या थी,
प्रथम अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम अध्यक्ष थी। तो किस प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया गया होगा ये भी आप देख सकते हैं। तो हमने बात किसके बारे में की? संविधान सभा के बारे में बात की। प्रथम बैठक के बारे में हमने बात की तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन क्या होती है? दूसरी बैठक होती है। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बाकी ये सारे की सारी डिटेल से चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो, वो क्लास दोबारा देख सकते हो। तो इसको अब देखते हैं दूसरी बैठक कब हुई। दूसरी बैठक के बारे में तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो कब होती है? तो वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इस दिन जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इस दिन अध्यक्ष चुने जाते हैं। ये जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन क्या बनाए गए? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो इस प्रकार से हमने बात की कि ये कब हुई, क्या हुआ इसके अंदर। अब आगे देखते हैं इसके बाद और बैठकें किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से संविधान सभा में कार्य प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं आज इस सेशन को आगे बढ़ाकर तीसरी बैठक के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है कब होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की ये जो तीसरी बैठक है ये होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को होती है। कितने बजे? वही टाइम क्या? 11 AM, 11 बजे शुभ प्रातः 11 बजे बैठक होती है। कहाँ होती है? तो उसी सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में क्या होती है? ये बैठक होती है। सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में दूसरी तीसरी बैठक होती है। अध्यक्ष पूछेंगे तो कौन होंगे? अध्यक्ष तो वही होंगे क्योंकि अब स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन क्या थे? अध्यक्ष थे। सदस्य तो वही रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आगे और देखेंगे। तो इस दिन पंडित नेहरू जी ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव इसके अंदर पेश किया था। जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम आज भारत की प्रस्तावना कहते हैं वो ही उद्देश्य था। इसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि इस संविधान को बनाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। उस उद्देश्य को इन्होंने एक प्रारूप बनाया, एक प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव में इन्होंने संविधान सभा में पेश कर दिया कि ये उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम आगे काम करेंगे, हम ये संविधान निर्माण करेंगे। कौन कौन से थे वो सारे इसके अंदर डिटेल से दिए गए थे कि किस प्रकार से हम आगे संविधान बनाने का जो कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम संविधान बनाएंगे, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारा क्या मोटिव होना चाहिए, ताकि ये जो संविधान बनाया है ये आगे कई वर्षों तक चलता जाए। अब देखते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया या नहीं किया। तो डॉक्टर अंबेडकर व MR जयकर जी ने भीमराव अंबेडकर व MR जयकर जी ने डॉक्टर अंबेडकर व MR जयकर जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को उसी दिन जिस दिन ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 के दिन जब ये लाया गया, इस दिन इसको स्वीकार करने का विरोध किया, पारित करने का क्या किया? विरोध किया। इन्होंने कहा इसे अभी इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ और जोड़ना चाहिए, कुछ और इसके अंदर संशोधन करना चाहिए, उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। अभी इतनी जल्दी ही इसको पारित नहीं कर दिया जाना चाहिए। तो इनकी बात मानने से क्या हो गया? ये उसी दिन पारित नहीं हुआ। ये उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पारित नहीं हुआ।
किस दिन पारित नहीं हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 के दिन ये पारित नहीं हुआ। तो ये कब पारित हुआ? तो ये पारित होता है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको 22 जनवरी 1947 के दिन इनको इसको क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, पारित किया जाता है। कब पारित किया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के कौन आए? तो आपको पता होना चाहिए कौन लेकर के आए? जवाहरलाल नेहरू जी लेकर के आए। और डॉक्टर अंबेडकर और एम.आर. जयंकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को उसी दिन पारित करने का क्या किया? विरोध किया। उन्होंने कहा अभी इसको पारित नहीं करना चाहिए, अभी कुछ और समय लेना चाहिए ताकि इसके अंदर कुछ और संशोधन हम कर सकते हैं, कुछ इससे हटा सकते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। इनको देखने के बाद फिर बाद में इसको क्या किया जाना चाहिए? पारित किया जाना चाहिए। तो उस दिन संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ दिन बाद 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। इसको पारित कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस संविधान सभा द्वारा कुछ समितियां बनाएगी। संविधान सभा में कुछ समितियां बनाएगी, संविधान के निर्माण को लेकर के समितियां बनाएगी। उनको हर एक पूरे भारतवर्ष के लिए संविधान बनाना था, पूरे भारत देश के लिए संविधान बनाना था, सभी भारतीयों के लिए संविधान बनाना था। तो कुछ समितियां बनाएगी जो पूरे लोगों के बीच जाकर के ये देखे कि इनमें किस चीज की जरूरत है, किस प्रकार से हम कुछ संविधान बनाए ताकि इनमें जो चीज जोड़े, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद जोड़े तो वो सभी लोगों पर क्या हो? लागू हो, सभी को समान अधिकार मिल जाए, सभी को समानता का क्या मिल जाए? अधिकार मिल जाए, सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो। इस प्रकार के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? अलग अलग काम का बंटवारा कर दिया, अलग अलग समितियों का निर्माण किया और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए गए। तो इस प्रकार से एक संविधान सभा में क्या बनाएगी? समितियां बनाएगी। उन समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां कौन थी? उनके अध्यक्ष किन्हें बनाई गई? कितनी समितियां थी? सभी समितियों को देखेंगे और सभी समितियों को एक टेबल बना करके उनमें देखेंगे समितियां कौन है और उनके अध्यक्ष कौन है। तो देखो समितियां बनाएगी, समितियां दो प्रकार की समितियां बनी थी। तो हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की जब समितियां बनी तो इनको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो थी विषय संबंधी समितियां, विषय संबंधी समितियां, एक थी प्रक्रिया संबंधी समितियां, प्रक्रिया संबंधी समितियां। अब इनमें आगे समितियां बनाई गई थी, कुछ ऐसी समितियां थी जो विषयों को लेकर के बनाई गई थी ताकि कौन कौन से विषय संविधान में जोड़े जाएं, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाए ताकि सभी लोगों को क्या मिले? समान अधिकार मिल जाए। सभी लोगों के लिए जो ये संविधान जो बनाने जा रहे हैं वो सभी लोगों पर क्या हो? लागू हो, सभी लोगों पर लागू हो, सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए प्रासंगिक हो। तो इस प्रकार से संविधान सभा में समितियां बनाएगी। कौन कौन सी समितियां बनाएगी हम इनका डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहले देखेंगे विषय संबंधी समितियां। विषय संबंधी समितियों में कौन कौन सी समितियां बनाएगी, उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं विषय संबंधी समितियों के बारे में। हम देखेंगे विषय संबंधी समितियां। तो हम देखते हैं विषय संबंधी समितियां और उनके अध्यक्ष कौन है वो भी हम देखेंगे। इनके अध्यक्ष कौन थे वो भी हम देखेंगे। हम देखते हैं विषय संबंधी समितियों के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी समितियां बनाएगी, कौन कौन से उनके अध्यक्ष बनाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली समिति है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। एक समिति कौन सी है? संघ संविधान
समिति। एक समिति है संघ विषय समिति, संघ विषय समिति, संघ संविधान समिति और कौन सी संघ विषय समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को इन दोनों का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू जी को संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब हम देखते हैं इसके बाद कौन सी समिति है, उसके बाद समिति है प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति, और एक है प्रांत विषय समिति, प्रांत विषय समिति, प्रांत विषय समिति। जिसके बाद एक समिति आती है जिसका नाम है मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। एक समिति है अल्पसंख्यक समिति, कौन सी समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे पटेल साहब को। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल साहब को क्या किया गया, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। किनको बना दिया गया, तो पटेल साहब को बना दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। गुजरात में जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, स्टेच्यू बनाया गया इनका सबसे बड़ा, जो विश्व में सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इन चारों समितियों के अध्यक्ष किनको बना दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिए गए। अब हम आगे देखते हैं कौन सी समिति थी। तो एक समिति का नाम है मूल अधिकार उप समिति। कौन सी समिति, मूल अधिकार, या इनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, मूल या मौलिक अधिकार समिति, मूल या मौलिक अधिकार समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो जे.बी. कृपलानी जी को बनाए गए, जे.बी. कृपलानी साहब को क्या किया गया, इस मूल या मौलिक अधिकार उप समिति, उप समिति, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए, तो जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। इसके बाद हम देखते हैं अल्पसंख्यक उप समिति। तो एक और देख लेते हैं अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को, जिनके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की है। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ समितियों के बारे में बात की। संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष इनको बना दिए गए, जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। प्रांत संविधान समिति और प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। उसके बाद मूल या मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी किनको बना दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी किनको बना दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया। मूल या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किनको बना दिया गया, तो जे.बी. कृपलानी साहब को बना दिया गया। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी को बना दिया गया। ये सभी नाम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई कथन कारण का भी क्वेश्चन बना दिया जाए, तो आप उस सब के लिए तैयार रहिएगा। अच्छी तरह से इसको रीड आउट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इसको लर्न कीजिएगा। जितने बारे इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से याद करोगे, लर्न करोगे अच्छी तरह, तो ये सभी आपको याद हो जाएंगे। बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो, बार बार याद करो। जितनी बार इसको आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा होगा।
अब हम देखते हैं इसके बाद कौन कौन सी समितियां और रह गई, उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से संविधान सभा में समितियों का निर्माण किया गया। अब हम आगे देखते हैं और समितियां कौन कौन सी। इसके बाद में एक समिति आती है जिसका नाम है प्रक्रिया समिति। कौन सी समिति? प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति। तो इस प्रक्रिया समिति और एक समिति है संचालन समिति। संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, नियम एवं नियामन समिति। इसके बाद हम देखते हैं नियम एवं नियामन समिति। इस समिति के बारे में हमने पहले भी देखा था कि नियम समिति कितने सदस्यों के साथ बनाई गई, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। वही ये नियम एवं नियामन समिति है, जिनके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद एक और समिति जिसका नाम है झंडा समिति। झंडा समिति। तो इन चारों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और भारत गणतंत्र बना, भारत गणतंत्र देश बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखी इन समितियों के बारे में। कौन कौन सी समिति है? प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, नियम एवं नियामन समिति और झंडा समिति। इन समितियों के अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक और समिति जिसका नाम है झंडा उप समिति। झंडा उप समिति। झंडा उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो जे.बी. कृपलानी साहब को बनाया गया। जे.बी. कृपलानी साहब को बनाया गया, जिन्हें मौलिक अधिकार उप समिति का भी क्या चुना गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसी प्रकार से झंडा उप समिति के अध्यक्ष भी किनको बना दिया गया? जे.बी. कृपलानी साहब को बना दिया गया। इसके बाद एक समिति आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति के यदि अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का क्या चुना गया? अध्यक्ष बनाया गया। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति से डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। कई बार इससे यूपीएससी मेन में 200 शब्दों के लिए लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेन के लिए भी आप देख सकते हो, अच्छी तरह से इसको देख सकते हो। ये जो प्रारूप समिति है, इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी मेन के अंदर भी आए, सब इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, किन्होंने बनाया, तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारत का ये जो संविधान जो बना है, इसका प्रारूप किसको बनाया, किसने बनाया। तो देखो, प्रारूप समिति जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी किस लिए बनाएगी? तो संविधान का जो ड्राफ्ट जो बनाया, सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप बनाया, वो बनाया था बी.एन. राव ने। संविधान का प्रारूप बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया। बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया। तो इस संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया। प्रथम देखो, ये बेनेगल नरसिंह राव है, इनका बैकग्राउंड देखो। ये प्रथम भारतीय है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग नीदरलैंड में स्थित है, उसके क्या थे? प्रथम भारतीय जो जज बने।
भारतीय व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बने वो पहले व्यक्ति कौन थे भारत के? बेनेगल नरसिंह राव। तो प्रथम भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या रहे? जज रहे, न्यायाधीश बने। कहाँ बने? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। आपको पता हो कि ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग कहाँ पे है? हॉलैंड में। हॉलैंड या इसे क्या कहते हैं? नीदरलैंड। ये जो BN राव है ये संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी वो अवैतनिक सेवाएं दी, बिना सैलरी के इन्होंने काम किया। तो इन्होंने अपनी सेवाएं कैसे दी? अवैतनिक सेवाएं दी। अवैतनिक सेवाएं दी। अवैतनिक सेवाएं दी। अवैतनिक सेवाएं दी इन्होंने। ये जो प्रारूप तैयार किया उसके लिए इन्होंने कोई भी सैलरी नहीं ली थी। अवैतनिक सेवाएं, नॉन सैलरी बेस पे काम इन्होंने काम किया। तो इन्होंने किसी प्रकार की यहाँ से वेतन नहीं लिया। और अब देखो इसके आगे देखते हैं। जो प्रारूप समिति थी इसका एक और नाम भी था। इसका एक और नाम भी था जिसका नाम था पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति भी इसका क्या था? नाम था। पांडुलेखन समिति भी इसका नाम था। पांडुलेखन समिति भी इसका नाम था। BN राव द्वारा तैयार किए गए ये जो प्रारूप था इस पर जो रिसर्च हुई, इस पर जो बाद में लोग उन्होंने इसको पढ़ा, तो इसको पढ़ने के लिए जो टाइम था वो 29 अगस्त 1947 को इस पर क्या हुआ? रिसर्च हुआ। क्या हुआ? रिसर्च हुआ। इस प्रारूप पर यदि हम देखें कि रिसर्च कब हुआ, इस पर रीडिंग कब की गई, इस पर स्टडी कब की गई, तो 29 अगस्त 1947 को इस पर क्या हुआ? रिसर्च हुआ। तो प्रारूप पर रिसर्च कब हुआ? इस पर रिसर्च 29 अगस्त 1947 को किया गया। रिसर्च का मतलब है इसको पढ़ा गया, इसको क्या किया गया? पढ़ा गया। इसमें देखा गया क्या चीजें सही है या नहीं है, तो वो सब इसमें देखा गया। ये जो ड्राफ्ट बनाया गया इसके अंदर कुल 243 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 243 अनुच्छेद और 13 क्या थी? अनुसूचियां थी। किसमें? BN राव द्वारा तैयार किए गए इस प्रारूप में। BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया उस पर रिसर्च कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 243 अनुच्छेद थे और उसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो 13 अनुसूचियां थी। अब हम देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो क्यों किया गया? क्योंकि जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, BN राव ने जो प्रारूप तैयार किया उस पर रिसर्च करने के लिए 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसका जो वो क्या किया गया? गठन किया गया। क्यों किया गया? तो BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर रिसर्च हेतु क्या किया गया? इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया? इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रारूप समिति का उपनाम क्या है? इसका उपनाम है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। आपने पांडुलिपि का नाम सुना होगा।
पांडुलिपि का आपने नाम सुना होगा। पांडुलिपि मतलब जो हम हाथ से जो लिपि लिखते हैं, इस प्रकार से जो बिना प्रिंटेड जो होती है, इसको प्रिंट नहीं किया जाता, हाथ से सीधा लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडु लेखन था, यानी कि कहने का मतलब था जो संविधान जो बनाया गया था, जो पूरा संविधान जो लिखा गया वो हाथ से लिखा गया था। कैसे लिखा गया था? हाथ से लिखा गया था। तो इसलिए इसका क्या नाम लिखते हैं? पांडु लेखन समिति भी लिखते हैं। प्रारूप तैयार करने की समिति का क्या नाम है? पांडु लेखन समिति भी से कहते हैं। इस प्रारूप समिति की जो पहली बैठक हुई वो हुई 30 अगस्त 1947 को, क्योंकि इसका निर्माण इसको गठित कब किया गया? 29 अगस्त को, और इसकी पहली बैठक कब होती है? 30 अगस्त को। इस प्रारूप समिति की पहली बैठक कब होती है? तो 30 अगस्त 1947 को होती है। 30 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है। इसी पहली बैठक में ही भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया था? इसका अध्यक्ष चुना गया था। इसी दिन अध्यक्ष चुने गए। किसको चुना गया? तो बी आर अम्बेडकर को इसका क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कब आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, तो वो हम देखते हैं। बी आर अम्बेडकर जब जिस जगह से चुनाव लड़ करके संविधान सभा में आए थे, जहां से चुनाव जीत करके ये संविधान सभा में आए थे, तो देखो 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जिस जगह से ये जीत कर आए वो बांग्लादेश में चली जाती है। वो जगह कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस कारण इनकी जो सीट थी वो क्या हो जाती है? रिक्त हो जाती है। अब इन्हें दोबारा संविधान सभा में लाने के लिए पूना की जो सीट थी, पूना महाराष्ट्र की जो सीट थी, उस पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एम आर जयंकर। तो एम आर जयंकर जी को हटा करके इनकी जगह किसको लाया गया? बी आर अम्बेडकर जी को लाया गया। एम आर जयंकर जी को हटा करके इनकी जगह किनको लाया गया? तो भीमराव अम्बेडकर जी को। भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव जिताकर कहां लाया गया? तो संविधान सभा में लाया गया। तो इस प्रकार से बी आर अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाया गया। ये इनकी कहानी थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कहां से थे, क्या इसके अंदर और डिटेल है, वो सब हम कल देखेंगे। किस प्रकार से प्रारूप तैयार हुआ, कब संविधान लागू हुआ, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।